नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीजनिंग ऋषि सर यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज मॉक टेस्ट का 10 नंबर का टेस्ट जो है आज ये डिस्कस करेंगे हम। सबसे पहले रीजनिंग वाला पोर्शन जो एग्जाम्पल पूछे गए थे उसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल क्या था? ये कोडिंग डिकोडिंग से एग्जाम्पल था। फर्स्ट वाले पे लाइन, सेकंड को खाली, लाइन खाली, लाइन खाली, और वेरी का जो कोड है वो आपसे पूछ रहा है। सेकंड में वेरी दिख रहा है मुझे। फर्स्ट और सेकंड में 3 कॉमन है, और यहाँ पर अगर बात करें तो हॉट कॉमन है। सेकंड और थर्ड में 5 कॉमन है बच्चों, और यहाँ पर जो कॉमन दिखाई दे रहा है वो डे दिखाई दे रहा है, डे। फर्स्ट और थर्ड में अगर देखते हैं तो क्या चीज़ कॉमन है? सर कुछ कॉमन नहीं है। और आपसे जो कोड पूछा गया है वो किसका? वेरी का कोड पूछा गया है। वेरी जो है वो सामने खाली एक ही बचा है, वो क्या है? 6। तो करेक्ट आंसर आपके सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान एग्जाम्पल था ये। फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल। सेकंड क्या कह रहा है? ये टोटल मिलाकर हैं 3 और 3 6 और 2 8 लोग हैं, सर्किल में केंद्र की ओर मुख करके बैठते हैं। तो 8 लोगों के लिए सर्किल बनाएंगे आप सभी। राइट का लेफ्ट होगा बच्चों और लेफ्ट का राइट होगा, ठीक है। आपसे कह रहा है ओ एम के दाईं और ठीक बगल में बैठा है जो जे के बाईं और तीसरा है। यहीं से शुरुआत कर लेते हैं। ओ एम के दाईं बगल में बैठता है, ओ एम के दाईं बगल में बैठता है, और जे के बाईं और तीसरा, जे के बाईं और तीसरा कौन है? एम। जे के बाईं और तीसरा कौन है? ओ। पहला, दूसरा, तीसरा, तो यहाँ आएगा बच्चों जे। आगे लिखा है पी एम के बाईं और तीसरे स्थान पर है। पहला, दूसरा, तीसरा, पी एम के बाईं और तीसरे स्थान पर है, जो एन के बगल में नहीं है। एन के बगल में नहीं है, कौन नहीं है एन के बगल में? एम। तो एन की यहाँ मनाए, ध्यान रखेंगे आप। के पी के बगल में बैठता है, के जो है वो पी के बगल में बैठता है। एल एम या जे के बगल में नहीं बैठता, एल एम या जे के बगल में नहीं बैठता, तो यहाँ नहीं बैठेगा एल, और यहाँ नहीं बैठेगा एल, तो यहीं बैठेगा एन, यहाँ बैठेगा। बचा कौन है बच्चों? एल, जे आ गया, के आ गया, एल आ गया, एम एन ओ पी, क्यू बचा है, क्यू यहाँ बैठेगा। आपसे प्रश्न पूछा है जे के ठीक दाईं ओर कौन बैठता है? जे के ठीक दाईं ओर कौन बैठता है? पी बैठता है। करेक्ट आंसर जो आप दे के आएंगे बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से सॉल्व होगा ये। नंबर है सेकंड, सिटिंग अरेंजमेंट था ये। आगे लिखा है सभी लड़के विशेषज्ञ हैं, ऑल बॉयज आर एक्सपर्ट। तो बॉयज जो हैं वो किसके अंदर आएंगे बच्चों? एक्सपर्ट के अंदर आएंगे, ठीक है, एक्सपर्ट। फिर लिखा है सम एक्सपर्ट आर पैसेंजर, सम एक्सपर्ट आर पैसेंजर, ठीक है। फिर लिखा है ऑल पैसेंजर आर फॉरनर, और पैसेंजर आर फॉरनर, फॉरनर। अब कह रहा है सम फॉरनर आर एक्सपर्ट, सम फॉरनर आर एक्सपर्ट, ये वाली बात क्या है? सही है। सम फॉरनर आर वॉइस, सर सम फॉरनर आर वॉइस, ये वाली बात क्या है? गलत है। नो फॉरनर आर वॉइस, नो फॉरनर आर वॉइस, इसमें या तो वाली कंडीशन आएगी, कुछ विदेशी लड़के हैं, कोई विदेशी लड़का नहीं है, या तो ऑल पैसेंजर आर एक्सपर्ट, ऑल पैसेंजर आर एक्सपर्ट, ये वाली बात जो है वो गलत है। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में या तो ओनली फर्स्ट सही है, ठीक है। तो ऑप्शन की बात करें तो फर्स्ट और सेकंड या थर्ड, और यहाँ पर आंसर आएगा बच्चों निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड या तो थर्ड, यानी बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। फिलहाल बी ऑप्शन इसका सही आंसर है, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व हुआ है। तो बच्चों बढ़ते हैं फोर्थ नंबर के एग्जाम्पल पे। ये क्यूब वाला एग्जाम्पल है। यहाँ पर एक क्यूब बनाना है और इसकी जगह जो छोड़नी है वो टोटल 6 जगह होती हैं। क्यूब के अंदर जो फलक होती हैं वो 6 होती हैं, जानते हो। सबसे पहले क्या लिखा है? आपसे कह रहा है कि लाल पृष्ठ काले के विपरीत है, लाल पृष्ठ काले के विपरीत है, तो लाल जो है वो काले के विपरीत है, ठीक है। आगे लिखा है हरा पृष्ठ लाल और काले के बीच में है, लाल और काले के बीच में क्या आ जाएगा साहब? हरा रंग आ जाएगा। नीला रंग सफेद के आसन्न है और भूरे नीले के आसन्न है, ठीक है भाई। तो सबसे पहले नीला पृष्ठ सफेद के बगल में है
और भूरा पृष्ठ नीले के बगल में है। अब यहाँ पर जो जगह बची है वो 3 जगह बची हैं, ये वाली साइड और आगे वाली साइड, और ये कितने हैं टोटल मिला के 3 ही है। तो इनको लाइन से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कि सर भूरा रंग यहाँ लिख सकते हैं, नीला रंग यहाँ लिख सकते हैं और सफेद रंग यहाँ लिख सकते हैं। आपसे पूछ रहा है कि हरे के आसन्न मतलब हरे के पड़ोसी रंग कौन कौन से हैं। भैया नीले के अलावा सब हरे के पड़ोसी होंगे। जहाँ ब्लू कलर लिखा है वो गलत है, इसमें नीला रंग लिखा है, इसमें नीला लिखा है, इसमें नीला लिखा है, तो ए ऑप्शन जो है वो सारे के सारे सही है। ऑप्शन को देखकर करेक्ट आंसर इसका ए ऑप्शन देके आएंगे। देख लीजिए पूरी क्लास 4th नंबर का एग्जाम्पल है ये। वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो बच्चों वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए जितने भी ग्रुप आपने बना रखे हैं। और रीजनिंग ऋषि सर नाम से हमारी जो एप्लीकेशन है इसको आज ही आप डाउनलोड कर लेना, क्योंकि टेस्ट सीरीज जो है वो आपको रीजनिंग ऋषि सर एप्लीकेशन पे मिलने वाली है। सबसे पहले आप टेस्ट दीजिए, टेस्ट देने के बाद में इसका सॉल्यूशन उसी दिन शाम को यूट्यूब पर हम डाल रहे हैं। जो भी एग्जाम्पल आपसे नहीं हो रहा है उनका आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, अभी रीजनिंग वाला पोर्शन हम पहले करा रहे हैं, उसके बाद में मैथ वाले सर जो हैं मैथ वाले एग्जाम्पल को आपको समझाएंगे। चलिए बढ़ते हैं बच्चों आगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है, उड़िया का प्रयोग करने के लिए जो नेता इतना हो अल्लाह मचाते हैं प्राय अपने बच्चों को पढ़ने के लिए अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में भेजते हैं। भैया कोई उड़िया के कोई नेता होंगे, वहाँ के वो मातृभाषा उड़िया मातृभाषा के लिए हो अल्लाह ज़्यादा करते होंगे, पर वही अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम वाले विद्यालयों में भेज रहे हैं, ऐसा कह रहा है। अब इससे निष्कर्ष क्या है, भारत में उड़िया माध्यम के अच्छे स्कूलों का अभाव है। ऐसा कहीं लिखा है कि अच्छे स्कूलों का अभाव है, गलत है ये। इस संसार में उपदेश देने और उन पर अमल करने वाले काफ़ी अंतर है, उनमें काफ़ी अंतर है, मतलब बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं। तो ये वाली बात क्या है, सही है, ओनली सेकंड वाला सही है। ऑप्शन की बात करूं तो बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर आपके माना जाएगा। अब बच्चों बढ़ते हैं आगे। अगला एग्जाम्पल, भारत में शिक्षक अभी भी पारंपरिक तरीकों का इस्तेमाल करते हैं और शिक्षण के आधुनिक तरीकों से अवगत नहीं है। अच्छा, भारत में शिक्षक अभी भी पारंपरिक तरीकों का इस्तेमाल करते हैं और शिक्षण के आधुनिक तरीकों से अवगत नहीं है। अब कार्रवाई क्या होनी चाहिए इसकी, शिक्षकों के लिए शिक्षण की अपनी पद्धति बदलने हेतु अभिविन्यास किया जाना चाहिए। ये बात क्या है, सही है। आधुनिक तरीके से पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए वेतन वृद्धि होनी चाहिए। वेतन वृद्धि होनी चाहिए, वेतन वृद्धि का मतलब है क्या, नहीं, ये बात गलत है। तो फिलहाल सही कौन सा है, ओनली फर्स्ट वाला सही है। तो बच्चों बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। 7 नंबर का एग्जाम्पल है, क्या कह रहा है, कथन में लिखा है जो आवेदक पात्रता मापदंड को पूरा नहीं करते हैं या जो अंतिम तिथि से पहले आवेदन जमा नहीं कराते हैं उनके आवेदन को सरसरी तौर पर खारिज किया जाएगा। उन्हें ये लिखित परीक्षा के लिए नहीं बुलाया जाएगा। ठीक है भाई, ये बात लिखी है। अब इससे आपसे पूछ रहा है निष्कर्ष क्या निकलेगा कि जो लोग लिखित परीक्षा के लिए बुलाए जाते हैं वे हैं जो पात्रता मापदंड को पूरा करते हैं और अंतिम तिथि से पहले आवेदन जमा कर चुके हैं। यस, ये बात क्या है, सही है। सेकंड, आवेदकों की जांच के बाद ही लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। ये बात भी सही है। दोनों बातें सही हैं। फिलहाल सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। बढ़ते हैं आगे। अगला ये सीरीज है, सीरीज को सॉल्व करना है और सही आंसर क्या होगा वो हम देख लेते हैं। यहाँ से अगर देखें तो Q से S +2 +2 +2 +2 Y आएगा, जाहिर सी बात है। यहाँ से बच्चों +2 +2 +2 और +2 K आएगा, है ना। तो ये खत्म, दो ऑप्शन बचे, 3 5 8 +2 +3 +4 +5 12 5 17 और यहाँ से 2 2 2 2 2। ऑप्शन की बात करें तो X15 आंसर जो है 17 वाला, यानी बी भी गलत और ये Y17 K2 करेक्ट आंसर आएगा डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। अब बच्चों बढ़ते हैं आगे। ये 9 नंबर का एग्जाम्पल जो है ब्लड रिलेशन का एग्जाम्पल है, इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखा है प्रेमा अजय की बहन है। सबसे पहले शुरुआत होगी बेटा प्रेमा से। प्रेमा किसकी बहन है, अजय की बहन है।
बेनिटा अजय की माता है, ये रही बेटा बेनिटा। बेनिटा अजय की मम्मी है। और बेंजामिन बेनिटा के पिता हैं, ये बेटा बेंजामिन बेनिटा के पिता हो गए, ठीक है। लीला बेंजामिन की माता है, लीला बेंजामिन की माँ है, बेंजामिन की माँ का नाम है लीला, ठीक है। प्रेमा का लीला से क्या संबंध है, प्रेमा का लीला से क्या संबंध है, ये पिता, ये बेटे की बेटी पोती, और पोती की भी बेटी पड़पोती, पड़पोती आएगा, ग्रेट ग्रैंड डॉटर, यानी डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से सॉल्व होगा। ब्लड रिलेशन का एग्जाम्पल था ये बच्चों। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला है 10 नंबर, ये है अपना मिरर इमेज का एग्जाम्पल है। यहाँ पर आपसे पूछा गई है कि कौन सी आकृति जो है इसकी मिरर इमेज जो है वो सही है। सबसे पहले हम डी ऑप्शन की बात करें। डी ऑप्शन में ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इसके अंदर मौजूद नहीं है, इसलिए डी तो होगा नहीं, फाइनल है। बात करें सी ऑप्शन की, ये अंदर वाला जो सर्किल है ये अंदर की तरफ मौजूद नहीं है, इसलिए सी ऑप्शन भी नहीं होगा। ए ऑप्शन की अगर बात करते हैं हम, ए ऑप्शन में यहाँ पे ये डिजाइन ऐसी की ऐसे है, जबकि मुंह इसका इधर होना चाहिए चाबी का, तो बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं बच्चों आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये एग्जाम्पल डायरेक्शन टेस्ट का है, दिशा परीक्षण का है, सॉल्व करते हैं। प्रत्येक सुबह शेखर अपने घर से निकलता है सूरज की दिशा में, इस प्रकार चलता है कि उसकी परछाई उसके पीछे की ओर बनती है। जाहिर सी बात है, सूरज की दिशा की पड़ेगा तो परछाई इधर पड़ेगी। सूरज, सुबह का सूरज जो है वो इधर रहेगा, और इधर चलेगा तो परछाई पीछे की तरफ भी बनेगी। वह अपने कार्यालय तक पहुंचने के लिए 12 किलोमीटर चलता है, यहाँ से 12 किलोमीटर चलता है ऐसे कह रहा है, ठीक है भाई मान लेता हूँ। उसके बाद में फिर सूर्यास्त, सूर्यास्त में सूरज इधर वेस्ट पश्चिम में रहेगा, और इस टाइम भी उसकी परछाई ठीक उसके पीछे की ओर पड़ेगी, जब इधर चलेगा तो परछाई इधर पड़ेगी, ठीक है। 9 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ पर 12 में से 9 तो ये है, 3 ये है, टोटल 12 है। उसके बाद बाईं ओर मुड़ जाता है, लेफ्ट होगा बेटा नीचे। 4 किलोमीटर चलता है। अब उसके जिम से घर के बीच की दूरी, मतलब ये दूरी पूछ रहा है आपसे कितनी है, जिम पहुंच जाता है, जिम से घर की दूरी पूछ रहा है। ये 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, सॉल्व कर सकते हैं। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अंडर रूट में 9 प्लस 16 बराबर 25 बराबर 5 किलोमीटर। ऑप्शन की बात करें तो ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये 12 नंबर का एग्जाम्पल है, लॉजिकल वेन डायग्राम का एग्जाम्पल है। कुल छात्रों की संख्या 30 थी, गोले बनेंगे इसमें 3। एक बनेगा मराठी, मराठी वाले हैं 15, हिंदी वाले हैं 17, और अंग्रेजी वाले हैं 13, ठीक है। आपसे लिखा है 5 छात्र अंग्रेजी मराठी दोनों बोल सकते हैं और इनमें से 2 हिंदी भी बोल सकते हैं। अच्छा, मराठी और अंग्रेजी बोल सकते हैं, मराठी अंग्रेजी तो टोटल 5 बोल सकते हैं, और 2 हिंदी बोल सकते हैं, तो 2 यहाँ आएगा, 3 यहाँ आएगा, ठीक है। तो मराठी इंग्लिश 5 बोल सकते हैं और इनमें से 2 हिंदी भी बोल सकते हैं, ऐसे कह रहा है। आगे लिखा है 6 छात्र केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं, अंदर आएगा। 7 छात्र केवल हिंदी बोल सकते हैं, अंदर आएगा। तो आपसे इसमें अब पूछ क्या रहा है, 2 हिंदी भी बोल सकते हैं, ये ले लिया था मैंने, 2 हिंदी भी बोल सकते हैं। 6 छात्र केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं, 7 छात्र केवल हिंदी बोल सकते हैं। कितने छात्र केवल मराठी बोल सकते हैं, केवल मराठी वाले निकालने हैं। और हमारे पास कोई जानकारी है क्या इसमें? बिल्कुल है जानकारी, ये निकाल सकते हैं, क्योंकि 13 जो है अंग्रेजी का टोटल है, 6 और 3 9 और 2 11, 11 और 2 13, सही है भाई। 11 और 2 13 अंग्रेजी का टोटल आ चुका है, तो 2 तो यहाँ आएगा, ये फाइनल हो गया। अब इसके बाद में हिंदी का टोटल जो है वो 17 है, तो 7 4 11, 11 में 6 जोड़ें तो कितना आएगा बच्चों, 17। यहाँ पर 6 और 3 9 और 2 11, 11 घटाए तो कितना आएगा, 4। तो करेक्ट आंसर आएगा, केवल मराठी पूछ रहा है ना,
केवल मराठी, तो केवल मराठी वाले कितने आएंगे, 4 आएगा। करेक्ट आंसर इस तरीके से होगा। लॉजिकल वेन डायग्राम का एग्जांपल था 12 नंबर। रीजनिंग डिसीजर नाम से हमारी एप्लीकेशन है, डाउनलोड कर लीजिएगा। और वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और मैथ्स वाले सर मनीष गुप्ता सर आपके सामने मैथ्स वाला पोर्शन लेके आ रहे हैं, ठीक है। थैंक यू। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। आज की क्लास में टेस्ट नंबर 10 के सॉल्यूशंस को देखेंगे। मैथ के जितने भी क्वेश्चंस आए थे उनके सॉल्यूशन को देखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैथ का। वैसे तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 13। क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो पहला जो क्वेश्चन है ये किससे है, तो मेंसुरेशन से। क्वेश्चन क्या कह रहा है पढ़ लेते हैं। ए सर्कल विथ सेंटर ओ, आपसे कह रहा है कि एक सर्कल है जिसका केंद्र क्या है, ओ है। फिर कह रहा है हैज ए कॉर्ड ए बी दैट इज 20 सेंटीमीटर इन लेंथ। आपसे कह रहा है कि जो जीवा है एक, जिसका नाम क्या है, ए बी है, और यह कितना सेंटीमीटर का है, तो 20 सेंटीमीटर का है। ठीक है। फिर आगे कह रहा है इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 12 सेंटीमीटर। रेडियस मतलब त्रिज्या, यहां से यहां और यहां से यहां, ये क्या होगी, त्रिज्या। यह कितने सेंटीमीटर का है, तो सर 12 सेंटीमीटर का है। ठीक है। तो आपको बताना है देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। इस ट्रायंगल का, जो सर्कल के अंदर ट्रायंगल बना है ना, ए ओ बी, इनका एरिया बताना है। ट्रायंगल ए ओ बी का आपको क्या करना है, एरिया बताना है। तो निकाल लो। कैसे निकाल सकते हो, तो देखो अगर ये त्रिभुज है तो त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए आपको दो तरीका बताया था कि देखो सर, ये अगर दोनों भुजा बराबर है, दोनों भुजाएं बराबर है, तो ये समद्विबाहु हो गया। तो यहां से यहां अगर आप लंब डालोगे तो सर ये 90 डिग्री हो जाएगा। मतलब ये 10 और ये 10। बोलो हाँ या ना, बोलोगे हाँ। तो मैं यहाँ से ये निकाल लेता हूँ, ये h निकाल लेता हूँ। क्या करता हूँ, ये हाइट यहाँ से यहाँ तक की निकाल लेता हूँ। तो मैं एरिया कैसे निकाल सकता था, सर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। चाहो तो तुम इसको विषमबाहु से भी निकाल सकते हो, 12 12 और 20। हीरो के थ्योरम से भी निकाल लो। एस निकाल लो, फिर रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी कर लो। जैसे चाहो वैसे कर लो। मैं तो डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि जैसे ये समद्विबाहु दिखा तो यहाँ से यहाँ ये 90 डिग्री होगा। तो ये 10 और ये 10 और ये 12, तो ये 12 है, ये 10 है, तो क्या मैं ये वैल्यू निकाल लूँ, किस कौन सा वैल्यू, ओडी। तो ओडी क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 12 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, और इसका क्या करोगे, रूट। 12 का स्क्वायर सर 144, और 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100। तो 144 में से 100 घटाओगे तो कितना आएगा, 44 रूट में। और इनको और सरल कर लो। तो मुझे एक बात बताओ, ये 11 चौका 44 दिख रहा है, 44 11 इंटू 4, तो 4 का रूट 2 हो जाएगा और रूट अंडर में 11 हो जाएगा। मतलब मेरे को h पता चल गया, किसका, इस त्रिज्या का, सॉरी इस ट्रायंगल का हाइट पता चल गया। तो एरिया निकाल लो। एरिया क्या कहते हो, 1/2 गुना आधार, आधार पूरा कितना 20, और हाइट कितना 2 रूट अंडर 11। 2 से सर ये कितनी बार में, 10 बार में। तो बताओ ये क्या होगा, 20 रूट अंडर 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सही उत्तर क्या होगा, 20 20 20, जो कि किधर है, इधर। ऑप्शन नंबर सी 20 रूट अंडर 11 इसका क्या है, बिल्कुल ही सही उत्तर। ठीक है। एरिया था, किसी से भी निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, अपना अपना तरीका है, सब आपको पढ़ा रखा है, तो सोचने की क्या टेंशन है। बताओ वैदिक की मासिक आय और व्यय के बीच का अनुपात है, मंथली इनकम और एक्सपेंडिचर, किसका, एक वैदिक नाम का लड़का है उसका। रेशियो कितना है, 8 और 5। तो मैं इसको 800 और 500 ले लेता हूं, क्यों, क्योंकि परसेंटेज बढ़ाना घटाना आसान होगा। फिर कह रहा है उसकी आय में 20% की वृद्धि कर दो। सर यहाँ 20% बढ़ा दो तो नया इनकम क्या हो जाएगा, तो मुझे सोच के बताओ। 800 का 10% कितना होता, 80। तो 20% कितना हो जाएगा, 160। तो 800 में 160 बढ़ा दो तो सर 960 नया इनकम। फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है सर उसकी व्यय में 30% की वृद्धि हो जाती है, जो खर्च है वो भी 30% बढ़ जाता है। तो मुझे बताओ 500 का 10% कितना, 50। तो 30% कितना, 3 गुना 150। तो 500 में 150 बढ़ा दो 650। अब बताओ क्या पूछ रहा है, उसकी मासिक बचत क्या होगी। तो बताओ ना, पहले सेविंग कितना करता था, तो 800 कमाया, 500 खर्च किया, 300। अब कितना सेविंग कर लेगा, 950 इनकम में 650 खर्च कर दिया, तो 10 ये और 3 ये, 310। तो मेरे से परसेंटेज वैल्यू पूछा है, तो बताओ सेविंग कितना बढ़ गया, 10। तो सेविंग में जो इंक्रीमेंट हो जाएगा कितने का, 10 का, कितने में, 300 में, गुना किसका सर, 100 का। 20 कट जाएगा, 10/3 क्या होता है, 3 सही 1/3। 3 सही 1/3% की क्या होगी, वृद्धि। ऑप्शन नंबर सी, वृद्धि होगी या इंक्रीज होगा। ठीक है। आसान था, लल्लू सा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसको देखो।
देखने में लग रहा होगा पर है आसान। क्या कह रहा है? 3 उम्मीदवार पी क्यू आर ने एक चुनाव में भाग लिया। 3 लोग भाग लिए एक चुनाव में। पी को क्यू से 35% अधिक वोट मिला और आर को क्यू से 15% अधिक वोट मिला। देखो पी है, क्यू है, आर है। पी को क्यू से मान लो अगर ये 100 मान ले तो इससे 35% अधिक, इसको 135 मिला। यही तो कह रहा है। आगे क्या कह रहा है, सॉरी, आर को क्यू से 15% अधिक, आर को क्यू से 15% अधिक, तो 100 है तो यहां 15 बढ़ा दो तो ये 115। अब इन तीनों का रेशियो ले लो, बताओ। 5 से कट जाएगा क्या, 2 और 7। 5 से कट जाएगा सर 20 और 5 से कट जाएगा सर 2 और 3। वोट का रेशियो आ गया कि पी को इतना वोट अनुपात में वोट मिला, क्यू को इतने के अनुपात में और आर को इतने के अनुपात में। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? पी ने आर को 2412 वोटों से पीछा छोड़ दिया। पीछा छोड़ दिया मतलब इसको इससे 2412 वोट अधिक मिला। किससे? पी को आर से। तो बताओ पी कितना है 23, आर सॉरी पी कितना है 27, आर कितना है 23, तो कितना अधिक वोट पी को मिला? तो आपने कहा 4। इसी 4 का वैल्यू तो दिया है 2412। बोलो हाँ या ना। 4 से कट जाएगा, बोलोगे जी सर कट जाएगा। 4 छक 24, 0 और 4 तिया 12। 603 बार में कट जाएगा। कितनी बार में कट जाएगा सर? 603 बार में। और अगर 603 बार में कट गया, कौन कट गया? 2412। तो रेशियो का मान 603 आया। अब देखो आगे क्या कह रहा है? यदि 90% मतदाताओं ने ही मतदान किया, मतलब 90% लोग ही वोट कर रहे हैं, ठीक है, मतलब 10% लोग वोट देने नहीं गए होंगे, और कोई भी वोट अवैध नहीं पाया गया या नहीं डाला गया, तो मतदाता सूची के कुल मतदाताओं की संख्या बताएं। तो मतदाता सूची में जितने होंगे अपने आप में 100% होंगे, यही तो कहना चाह रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, टोटल वोट कितने होंगे? देखना यहां समझना, टोटल वोट कितने होंगे? तो आपने कहा 27, 20 और 23, यही तो टोटल है। 27 और 23 कितना होता है? 50 और 20 कितना? 70। और रेशियो का मान कितना है सर? 603 है। तो गुना कर दो। तो आपने कहा सर 0 तो आएगा, 7 तिरी 21 आएगा और 7 छक 42 आएगा। तो टोटल वोट कितने मिले पी क्यू आर को मिलाकर? तो 42,210। लेकिन कह रहा है सर ये 90% ही है, क्योंकि जितने वोट डले हैं ना, 90% ही वोट डले हैं, वो किसके बराबर है? 90% वोट किसके बराबर है सर? 42210। हमें तो 100% वोट निकालना है, तो भैया निकाल नहीं लोगे? 42210 बटा 90 गुना कितना सर? 100। सर ये 0 0 काट दे, हम 9 से ही काटना पड़ेगा। 9 चौका कितना? 36। तो बताओ यहाँ कितना बचेगा? 4 और 2 6 और ये 62। तो फिर कितनी बार में? 9 छक 54, ठीक है, और 62 में से 54 घटाओ तो 8 और 9 नमा 81। तो आपने कहा सर 46900। ये टोटल 100% वोट है, और हमसे 100% ही वोट पूछा है, जो कि कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए। गलती से ये टिक मत लगा देना ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि आपको तो आदत है ना, टोटल वोट आ गया 42,210, काम कर लिया। भैया बोला है कि जो टोटल वोट है वो 90% है, मतलब जो टोटल डले हैं ना पी क्यू आर को मिले हैं वो 90%। ये 90% का वैल्यू था, 100% निकालना था। ये गलती हो सकती है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। अब देखो ये भी आसान है। क्या कह रहा है? एक पुस्तक की 8 प्रतियां, 8 कॉपी एक वर्ष के अंत में दे एक निश्चित धनराशि पर खरीदी जा सकती है, और उसी पुस्तक की 10 कॉपियां उसी राशि पर नगद में खरीदी जा सकती है, तो ब्याज की दर प्रतिशत ज्ञात कर दो। कहना क्या चाह रहा है? सिंपल सा सवाल है कि सर अगर मैं ये 8 कॉपी खरीदूंगा ना, समझना, जिस राशि में 8 रो कॉपी खरीदूंगा उसी राशि में मैं 10 कॉपी खरीद रहा हूं, ठीक है, कि एक बुक है उसकी 8 कॉपी को मैं जिस राशि में खरीदूंगा उसी राशि में मैं इस 10 कॉपी को भी खरीदूंगा। बस अंतर क्या है? अंतर ये है, तो सुनना मेरी बात को, उस पुस्तक की 10 कॉपियां उसी राशि पर नगद में खरीदी जा सकती है, मतलब जितने में मैं 8 खरीद रहा हूं उतने में ही मैं 10 खरीदूंगा। लेकिन अगर नगद में खरीदूंगा ना उसी राशि में, तो 10 कॉपी मिल जाएगा, और उधार खरीदूंगा 1 साल बाद उसका पैसा दूंगा तो 8 कॉपी मिलेगी। इतना सा काम कह रहा है। सिंपल सी बात है। ये मोबाइल तुम मेरे से लोगे ना तो अभी 20 रुपए में दे दूंगा, और 1 साल बाद लोगे ना तो 1 साल बाद लोगे ना तो ये मोबाइल तोड़ फोड़ के दूंगा। सीधी सी बात ये है, ये कहना चाह रहा है। तो आपका मेरे कहने का मतलब ये है कि पहले समझना मेरी बात को, कितनी कॉपी को खरीद रहा है? 8, और बाद में कितनी कॉपी खरीद रहा है? 10। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले 8 और 10 का एलसीएम ले लिया।
8 और 10 का एलसीएम कितना आएगा? 40। ठीक है, ये मेरा अमाउंट फिक्स हो गया कि भैया मैं फिक्स अमाउंट ले रहा हूं 40 रुपया। अब समझना मेरी बात को, 40 रुपए में, या फिर ऐसे कहो, सुनना मेरी बात को, 8 कॉपी अगर मैं लूं तो 40 रुपया, तो एक कॉपी लूं तो कितने रुपए? 5 रुपए, हाँ या ना? अगर मैं 10 कॉपी लूं तो 40 रुपया, और एक कॉपी लूं तो कितने रुपए? 4 रुपए। ठीक है, कि 40 रुपया फिक्स अमाउंट है, 40 रुपया में मुझे 10 कॉपी भी मिल सकता है और 40 रुपये में मुझे 8 भी मिल सकता है। लेकिन 10 कब मिलेगा? जब अभी लूंगा प्रेजेंट में, कैश में, नगद में। और 8 कब मिलेगा? जब उधार में लूंगा। तो जरा सोचो, अभी मैं लेता हूं तो 4 रुपए का एक परा, और एक साल बाद लेता हूं तो 5 रुपए का एक परा। तो बताओ कितने का इंक्रीमेंट हो गया? एक का। एक का इंक्रीमेंट कितने में? 4 में। परसेंटेज परसेंटेज निकालना है तो 100 का गुना 4 से कितनी बार में? 25 बार में। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? 25%। या डायरेक्ट भी सोच सकते थे, 8 का और 10 का, इसका 10 और 8, इसका रेसिप्रोकल कर लेते, 8 और 10, फिर काट लेते, 4 से कितना बढ़ता? 1, तो 5, तो 1/4 इंटू 100 कर देते हैं। ठीक है, तो कहना क्या चाह रहा था, ये चीज बस आपको समझना था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? कह रहा परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 6 डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रक मैन्युफैक्चर्ड बाय ए कंपनी ओवर 2 ईयर इज सोन। कौन कौन सा ईयर है? 2022 और 2023। और देखो PQRSTU, ये 6 डेटा है। आगे क्या कह रहा? हाउ मच मोर इज द एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रक क्यू, ठीक है, इन द ईयर 2023 एज कंपेयर टू 2022। आपसे क्या कह रहा है कि तुलना में वर्ष 2023 में ट्रक क्यू का वास्तविक वितरण कितना अधिक रहा? किससे? तो 2022 से। हिंदी में थोड़ा छूटा हुआ है। अब मुझे बताओ किसकी बात कर रहा है? क्यू की। तो क्यू की तरफ देखो, क्यू वाला डेटा कौन सा होगा सर? ये वाला, ये वाला, हाँ या ना? अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं 2022 की बात करूं तो 2022 में कितना परसेंट की बात कर रहा है सर? 15 की बात कर रहा है। अगर मैं 2023 की बात करूं तो क्यू का मैन्युफैक्चरिंग परसेंटेज कितना है सर? 20% है। ठीक है, अब हमसे कह रहा है देखो सही है, टोटल ट्रक प्रोड्यूस, टोटल ट्रक कितना है? तो ये है। और टोटल ट्रक प्रोडक्शन क्या है? टोटल ट्रक प्रोड्यूस्ड ये है, और टोटल ट्रक प्रोड्यूस्ड यू है। अब देखो ये कह रहा है 2022 में टोटल ट्रक जो प्रोड्यूस हुए हैं वो 3,50,000 है, और 2023 में जो टोटल ट्रक प्रोड्यूस्ड हुए हैं वो 3,75,000 है। पर इसमें हमें क्यू का डेटा निकालना है। तो मुझे एक बात बताओ, क्यू का कितना आया था 2022 में? 15%। तो आपने कहा कि सर 3,50,000 का कितना परसेंट? 15%। ठीक है, और इधर 3,75,000 का कितना? 20%। ठीक है, क्लियर है? अब इन दोनों का ही हमें डिफरेंस बताना है। मुझे एक बात बताओ सर, ये 2 0 कैंसिल, सर ये 2 0 कैंसिल, 15 गुना 35 कर लो और उस पर 2 0 बैठा दो, 15 तिया 45 और 15 पचे 75। ठीक है, 15 तिया 45 तो 450, और 15 पचे 75, 450 में 75 जोड़ोगे तो 525 पे 2 0। और यहां देखो 375 का 2 गुना कर दो, तो 300 का 2 गुना कितना होता है? 600। 75 का 2 गुना कितना होता है? 150। तो आपने कहा सर ये 750। बोलो हाँ या ना? 750 पे कितने जीरो? 2 0। तो मुझे एक चीज बताओ, क्यू का प्रोडक्शन 2022 में कितना था? तो आपने कहा 52,500। और क्यू का प्रोडक्शन 2023 में कितना था? 75,000। तो इन दोनों का डिफरेंस ही तो पूछा है, तो घटा दो। 75,000 माइनस 5, 2, 5, 0, देखो 0 0 5 2 और 2, 22,500, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है? बी है। मैंने डेटा नीचे पढ़ा नहीं था, ऐसी गलती आप मत करना। मैं यहाँ डेटा ढूंढ रहा हूँ, डेटा यहाँ दिया था। ठीक है, कि क्यू 2022 में टोटल ट्रक का प्रोडक्शन ये है, 2023 में टोटल ट्रक का प्रोडक्शन ये है। तो हमसे बोला क्यू का यहाँ और क्यू का यहाँ कितना डिफरेंस है। तो मैंने क्यू का देखा परसेंटेज कितना है? 15, और यहाँ क्यू का परसेंटेज कितना है? 20। तो इसका 15%, इसका 20%, इसका डिफरेंस जब भी कंपेयर करे, तुलना करे, मतलब यही कहानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा? व्हाट इज द मोड
एंड मीडियन ऑफ द गिवन डेटा। ठीक है, मोड और मीडियन दोनों निकालना है। तो पहले मीडियन निकालते हैं। क्यों? क्योंकि मीडियन के लिए सबसे पहले डेटा को अरेंज करना होगा। डेटा को अरेंज कैसे करोगे? देखो सर, ये एक्स है और ये एफ है। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो कलर चेंज करते हैं आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। ठीक है, अब बताओ ये अरेंज है क्या? बढ़ते हुए क्रम में है क्या? नहीं। तो इसको बढ़ते हुए क्रम में लिख लो। ये 48 है। 48 के बाद मैं क्या ले लूँ? 51 ले लूँ। बोलो ठीक है। 48, 48 के बाद 51, 51 के बाद क्या ले लूँ सर? 53। और 53 के बाद सर क्या ले लूँ? 56। और 56 के बाद क्या ले लूँ मैं सर? 60। अब इसी का डेटा लिखना पड़ेगा। 48 के लिए डेटा तो कितना था? 6। 51 का डेटा सही है कितना? 3। लेकिन यहाँ पे 53 है तो 53 का डेटा कितना था? 4। तो 4 यहाँ शिफ्ट कर दिया। 53 के बाद 56 का डेटा कितना है सर? 5। तो 5 यहाँ शिफ्ट कर दिया। और फिर 60 का डेटा कितना है सर? 60 का डेटा 2। ठीक है, ये इधर अरेंज तो इधर भी तो अरेंज करोगे भाई मेरे। ठीक है, ये एक्स और ये एफ। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे मीडियन निकालना है, ऐसा वाला क्वेश्चन भी खूब कराया है ना, तो सी एफ निकाल लेते हैं, संचयी बारंबारता। कैसे? तो सर ये 6, 6 और 3 9, 9 और 4 13, 13 और 5 18, 18 और 2 20। ये 20 तो इसका भी टोटल 20 ही आएगा। जोड़ के देख लो, 6 3 9 4 13, 13 और 5 18 और 2 20। तो मैंने कहा ये टोटल 20। एन कितना? या टोटल एफ समेशन ऑफ कितना? 20। 20 कैसा है सर? इवन है। जब 20 इवन है, सम है, तो मैं क्या करूंगा? 2 का भाग लगाऊंगा इसमें, तो कितना आएगा? 10। तो मैं कहूंगा, सुनना, तो मैं कहूंगा सर मीडियन क्या होगा? तो मीडियन ये होगा कि सर कटने पर 10 आया तो 10वां पद, और इसके जस्ट बाद वाला 11वां पद का क्या? आधा। अब 10वां पद देखो तो सीएफ में देखो, 10वां पद इसमें आ जाएगा। 9 तक यहां है तो 10 यहां आ जाएगा। और इसके लिए फिर एक्स का वैल्यू क्या है सर? 51 है, सॉरी 53 है। ये क्या हो रहा है? ये 10वां पद इसमें आ जाएगा और 10वां पद के लिए एक्स का वैल्यू क्या है सर? 53 है। तो भैया ये 53 प्लस 11वां पद भी इसी में आएगा, क्योंकि 9 के बाद 10 11 12 13 तक यहां आ जाएगा। तो 11वां के लिए भी कितना है? 53 है बटा 2। 53 प्लस 53 बटा 2 तो कितना आएगा? 53। तो मीडियन कितना आ गया? 53। अब हमें क्या करना है? मीन निकाल लेना है। चलो मीन कैसे निकालते हैं? तो इन दोनों का गुना करते हैं, यही तो करते हैं, करना पड़ेगा। हम भी, सॉरी मोड पूछ रहा था ना, मीडियन मोड, मीन नहीं पूछ रहा आपसे। क्या पूछ रहा है? मोड पूछ रहा है। दिमाग कहाँ चल रहा है मेरा आजकल। मोड पूछ रहा है, तब तो और आसान हो गया ना क्वेश्चन। सबसे अधिक बार कौन आया? तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी दिख रही है? एफ का मान सबसे ज्यादा किसका दिख रहा है? सबसे ज्यादा एफ क्या है? 6। तो इसकी वाली वैल्यू क्या है? एक्स की 48। तो मोड आपका क्या होगा? 48। तो मीन और मोड क्या होगा? 48 और 53, 53 और 48, ऑप्शन नंबर डी। ये तो बहुत आसान हो गया। हमने सोचा मीन निकालना है तो हार्ड हो जाता, ये तो बहुत आसान हो गया, लल्लू सा हो गया ये तो। ठीक है ये बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? कहना ये चाह रहा है कि 16 खिलाड़ियों की एक बैच में से 11 खिलाड़ियों की एक क्रिकेट टीम को कितने तरीके से चुना जा सकता है? सिलेक्शन करना है, मतलब क्या? कॉम्बिनेशन लगाना है। यदि एक विशेष खिलाड़ी को हमेशा चुना जाता है, हमेशा चुनना है एक विशेष खिलाड़ी को, एक स्पेशल खिलाड़ी जिसको हमेशा चुनना है, मतलब क्या हुआ? सुनना मेरी बात, कि एन का वैल्यू तो 16 दिया है और चुनना मुझे कितना है? 11 चुनना है। बोलो हाँ या ना। एक विशेष खिलाड़ी फिक्स है कि चुना जाएगा, जैसे विराट कोहली फिक्स है चुना जाएगा। तो मुझे एक बात बताओ, जब विराट कोहली का फिक्स है चुना जाना है तो 15 ही, और यहां भी एक कम कर दो तो 10, मतलब 15 में से ही तो 10 को सेलेक्ट करना है। बोलोगे हाँ। विराट कोहली फिक्स है कि खेलेगा ही तो खेलेगा, और कोई खेले ना खेले उससे कोई मतलब नहीं है। तो 16 में से 11 को सेलेक्ट करना था। विराट कोहली फिक्स है तो एक मेंबर तो ऐसे ही फिक्स हो गया, तो 15 हो गए। उधर हमें अब 10 ही तो सेलेक्ट करने होंगे, तो 15 में से 10 बस हो गया। 15 एन सी 10, 15 सी 10। अब 15 सी 10 को सॉल्व करो या 15 सी 5 को सॉल्व करो, दोनों का आंसर सही हो, सेम होगा। तो 15 सी 5 सॉल्व कर लो। 15 गुना क्या? 14 गुना क्या? 13 गुना क्या? 12 गुना क्या? 11, और नीचे क्या है? 5। तो फैक्टोरियल 5 का मतलब कितना है? 120। 15 अठे 120, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 से यह कितनी बार? 7 बार। तो अब कहानी इतनी हुई कि 7 3 21 गुना 13 गुना 11 करना पड़ेगा। तो देखो ये तो आसानी से हो जाएगा।
13 दूना 26, 260 और 13 एकम 13, तो 273 गुना 11। अब 11 गुना आसान है, 3, 7 3 10, 7 2 9 और 1 10 और 2 और 1 3, तो 3003 सिलेक्शन करने के तरीके हो सकते हैं। तो आपने कहा सही उत्तर क्या होगा, 3003। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखो। अब ये क्वेश्चन अगर नहीं आता है, आपने नहीं पढ़ा है, तो काम कैसे चलेगा। सीखना है तो वही काम, एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, वहां जाइए और चीजों को सीखिए, ठीक है। अब देखो सबसे पहले समझना, यहाँ एक टर्म लिखा ऑड्स अगेंस्ट द इवेंट। सबसे पहले यही पता होना चाहिए ना कि ऑड्स इन फेवर क्या होता है और ऑड्स अगेंस्ट इवेंट क्या होता है। ऑड्स इन फेवर और ऑड्स अगेंस्ट क्या होता है, ठीक है। तो देखो यहां ध्यान देना, ऑड्स इन फेवर का सिंपल सा मतलब होता है कि जो भी फेवरेबल आउटकम है उस बटा जो भी अनफेवरेबल आउटकम है, और ऑड्स अगेंस्ट का मतलब होता है कि जो भी अनफेवरेबल आउटकम है बटा फेवरेबल आउटकम, ठीक है। अगर इनका रेशियो दिया होगा, बोला ऑड्स इन फेवर 2:3, तो जो पहला वाला वैल्यू हो उसको ऊपर लिखना, ठीक है। और अगर इनकी प्रोबेबिलिटी पूछे तो दोनों को जोड़ के भाग लगानी। ये सारा कॉन्सेप्ट सिखाया, ऐसे एक सेकंड में ये काम चलेगा नहीं। बस आप इतना जानो कि ऑड्स इन फेवर ये होता है, ऑड्स इन अगेंस्ट ये होता है। क्या कैसे होता है इसके लिए तो आपको देखो कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, ठीक है। मुझे कह रहा है कि ऑड्स अगेंस्ट द इवेंट बी निकालना है, ठीक है। तो फिलहाल हम इसी पे चर्चा करते हैं, इसका मतलब क्या होता है बस, ठीक है। बाकी चीज़ आप डिटेल्स जाके वहाँ पढ़ो, वहाँ समझो, ठीक है। ऑड्स अगेंस्ट बी कर रहा है तो हमें सिंपल क्या करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट बटा प्रोबेबिलिटी बी निकालनी है। देखो ये बी नॉट का मतलब क्या है, जैसे बी है मतलब मान लो कि मैं कहूँ 2 आने की संभावना निकालनी है तो वो पी बी हो गया, तो 2 नहीं आने की संभावना पी बी नॉट हो गया। किसी घटना घटने की संभावना बी हो गई तो नहीं घटने की संभावना पी बी नॉट हो गया, या पी बी के ऊपर बार हो गया, ठीक है। इसको जैसे या पी बी डैश पढ़ लो, जैसे पढ़ना चाहो वैसे पढ़ लो। तो ओवरऑल हमें निकालना ये है, ठीक है, ये निकालना है। अब इसको निकालने के लिए हमारे पास डेटा है, ए यूनियन बी इतना दिया है, ए नॉट यूनियन बी नॉट इतना दिया है, पी ए इतना दिया है। अब सुनना मेरी बात को, चलो इसको तो मैं रफ कर रहा हूं, ये तो समझ गए कि ये आपको निकालना है, ठीक है। अब इनको रफ कर रहा हूं, मुझे एक चीज बताओ, क्या आपको ये चीज पढ़ा रखा है कि अगर मैं आपसे कहूं कि पी ए नॉट यूनियन बी नॉट निकालना है, तो आप यही तो कहोगे सर यहाँ नॉट चल रहा है तो यहाँ पे भी सब नॉट, पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट। और मुझे ईमानदारी से एक बात बताओ, इसी को तो मैं ये लिखवाता हूँ पी ए यूनियन बी और इन सब के ऊपर बार, ये दोनों बातें सेम होती है, सब पढ़ा रखा है आपको, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, इसका वैल्यू मुझे पता है 13/27, बोलोगे जी सर पता है। पी ए नॉट नहीं पता है, किसी घटना कोई इवेंट ए है, इसके नहीं घटने की संभावना हमें नहीं पता है, लेकिन घटने की संभावना तो पता है ना 11/18। तो ना घटने की संभावना क्या होगी, तो 18 में से 11 घटा दो, तो आपने कहा सर 7/18, बोलो हाँ या ना, या 1 में से 11/18 घटाओ, बात वही है। प्लस ये वैल्यू तो हमें निकालना ही है पी बी नॉट, क्योंकि ऑड्स अगेंस्ट इवेंट बी कह रहा है, माइनस अब इसका वैल्यू निकालना है, तो बताओ निकाल नहीं लोगे। पी ए यूनियन बी के ऊपर नॉट, या फिर पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, ये दोनों वैल्यू बराबर होता है। तो मुझे एक बात बताओ, पी ए यूनियन बी पता है, घटना के होने की संभावना 5/9 पता है यूनियन में, तो भैया ना होने की क्या हो जाएगी, तो 1 में से घटा दोगे तो आप कहोगे सर 4/9, नहीं 5, 9 में से 5 घटाया 4/9। अब यहां से पी बी नॉट निकाल लो, कैसे, तो देखो सर, देखो क्या यहां देखो, ये 13, ये देखो 13/27 है ये, इस साइड ये आएगा तो 7/18 होगा माइनस का, और ये माइनस इस साइड आएगा तो प्लस का होगा 4/9। बताओ इसका एलसीएम 54 ले ले क्या, बोलो हाँ या ना। तो 27 दूना कितना 54, तो 13 दूना कितना 26 माइनस 18 तिया 54, तो 7 दूनी कितना 14, ठीक है, प्लस 9 चौका 36, तो 4 चौका कितना 16, ठीक है। इसको सरल कर लो, तो बताओ 26 में से अगर मैं 14 घटा दूं तो आप क्या कहोगे, सही किया है मैंने, ठीक है। 27 दूना 54, 13 दूना 26, 18 तिया 54, 7 तिरी 21, गलती कर दिया ना यहाँ पे,
ये 7 3 क्या होगा, 21 होगा, 7 3 21, और ये 9 चौका 6, सॉरी 9 छक होगा ना, 6 बार में होगा। देखो कैलकुलेशन वापस समझो, इनका एलसीएम तो 54 हो, 54 हो गया 54। बताओ 27 का 2 गुना तो 13 दूना 26, माइनस 18 का 3 गुना तो 7 3 21, प्लस 9 का 6 गुना, 9 छक 54, तो 6 चौका 24। ठीक है, अब सही है, अब जोड़ घटा लो। मुझे एक बात बताओ, 26 में से 21 घटा दोगे तो आप कहोगे कितना वैल्यू बनेगा, तो आपने कहा 5, और इधर कितना है 24, तो आपने कहा 29/54। ठीक है, 26 में से 21 घटाया 5, और 5 और 24 कितना 29, तो 29/54 क्या हो गया, पी बी नॉट। तो मुझे एक बात बताओ, पी बी क्या हो जाएगा, इवेंट ऑफ बी क्या हो जाएगा, इवेंट बी की होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो एक में से ही तो घटा दोगे, एक में से घटाने का मतलब इसको घटा दो, नीचे 54 लिखो, और 54 में से क्या घटा दो 29, तो कितना आएगा 25। ठीक है, ऑड्स अगेंस्ट पूछ रहा था, तो ऑड्स अगेंस्ट के लिए क्या कहा था, ऊपर में पी बी नॉट और नीचे पी बी, बोलो हाँ या ना। पी बी नॉट का वैल्यू क्या है 29/54, और इसका वैल्यू क्या है 25/54, तो 54 ऊपर चला जाएगा 25 नीचे, 54 से 54 कैंसिल, तो 29/25 इसका आंसर। सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 29/25। ध्यान देना, इसका वैल्यू 1 से ज्यादा आया, क्यों ज्यादा आया, क्योंकि ये प्रॉबिलिटी नहीं पूछ रहा है, ये आपसे ऑड्स अगेंस्ट पूछ रहा है कि इनके अगेंस्ट में क्या क्या आएंगी चीजें, वो वाली चीजें पूछ रहा है। तो 54 से 54 तो कैंसिल हो गया, तो 29/25 इसका क्या होगा सही आंसर। अब देखो, ये सारा कॉन्सेप्ट आपको देखने में हार्ड लग रहा होगा, लेकिन अगर आपने पढ़ा होगा, जहां से भी पढ़ा, अगर वहां पढ़ा होगा तो ठीक है, नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, आप चाहो तो रीजनिंग रिसीसर एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, और वहां पे जाके ये सारी चीजें समझो, पूरा डिटेल्स में समझाया क्या होता है ऑड्स अगेंस्ट, ऑड्स इन फेवर, कैसे इनकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, कौन से वैल्यू ऊपर रखते हैं, कौन सी वैल्यू नीचे रखते हैं, वो सारी चीजें, ये सब कुछ पढ़ा रखा है। इसीलिए फटाफट काम बन जाएगा, दिमाग में आ जाएंगी चीजें कि करना कैसे है। ठीक है, तो आज का सेशन यही कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।